Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. You are watching Chemistry Super King. I am Professor Nisar Ahmed Nisar. Dear student, आज हम ईटा सीरीज का दूसरा लेक्चर ले रहे हैं। इसमें हम कुछ बहुत ही बेसिक डेफिनेशन पे बात करेंगे, फिर उनको अप्लाई करना सीखेंगे। डियर स्टूडेंट, मैं आपको ईटा सीरीज में सिर्फ MCQ सॉल्व नहीं कराऊंगा, टॉपिक के बिहाइंड कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। जब आपके कॉन्सेप्ट टॉपिक से रिलेटेड क्लियर होते हैं तो फिर आपको सिर्फ टेक्निक की ज़रूरत होती है, वो भी मैं साथ साथ आपको सिखाऊंगा। और हर 4-5 टॉपिक के बाद एक्सक्लूसिवली MCQs के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें शॉर्टकट ट्रिक्स टेक्निक आपको सिखाऊंगा। इंशाल्लाह केमिस्ट्री सुपर किंग पे केमिस्ट्री पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी इंप्रूवमेंट फील होगी। डियर स्टूडेंट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट राइट नाउ एंड आल्सो शेयर विद फ्रेंड्स। Also do share with friend, do like it and ask any sort of question in the comment section. तो स्टूडेंट बात करते हैं, मैंने 3 छोटी छोटी टर्म लिखी है। वन इज एटॉमिक नंबर, अदर इज मास नंबर, अदर इज एटॉमिक मास। इस पे बात करता हूं। स्टूडेंट मैं एक MCQ से स्टार्ट करता हूं कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम आयन। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम आयन? ऑप्शन 1 10, ऑप्शन 2 11, ऑप्शन 3 23 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब स्टूडेंट गौर करना, बहुत ही सिंपल सी बात है। इसके लिए हमें पहले एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। अभी आप इस MCQs को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर हमेशा सिंपल होल नंबर में होता है और इसकी वैल्यू तमाम आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट के लिए सेम होती है। याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर पे एलिमेंट की पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो होती है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे बेस करता है। तो अब स्टूडेंट मैं आता हूं कि आपने कौन सा ऑप्शन किया है कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम आयन। सोडियम आयन पे जब मैं देखता हूं इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, प्रोटॉन 11 होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अगर मैं इलेक्ट्रॉनों के हिसाब से जाऊंगा तो मुझे 10 लिखना चाहिए, प्रोटॉनों के हिसाब से जाऊंगा तो मुझे 11 लिखना चाहिए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? याद रखिएगा स्टूडेंट, आप अगर डेफिनेशन पे गौर करें आपको MCQs का आंसर मिल जाएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन एन एटम। तो सोडियम आयन एटम है ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज का ऑप्शन होगा। आयन का एटॉमिक नंबर नहीं होगा, एटॉमिक नंबर एटम का हुआ करता है। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। दूसरी मेरे पास टर्म है मास नंबर। अब स्टूडेंट लगता यह है कि ये चीजें 9th की हैं, लेकिन इसके साथ कुछ बेसिक जुड़ी हुई हैं जो आगे जाकर हमें हेल्प करेंगे, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है। मास नंबर क्या होता है? याद रखिएगा स्टूडेंट, मास नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ स्पीशीज। मास नंबर एटम का भी हो सकता है, आयन का भी हो सकता है। याद रखना, कहते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ स्पीशीज कॉल्ड मास नंबर। मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। मास नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ सोडियम आयन? 23 आप कहेंगे। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ सोडियम? 23 होगा। याद रखना, कैटायन, एनायन और न्यूट्रल एटम का मास नंबर सेम होता है। याद रखना, बाद दफा आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मास नंबर। किसका मास नंबर हाईएस्ट होता है? आपको ऑप्शन दिया होता है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी आपको दिया होता है ऑक्सीजन -1, ऑप्शन सी दिया होता है ऑक्सीजन +1, ऑप्शन डी दिया होता है ऑल हैव इक्वल मास नंबर। तो स्टूडेंट मैंने आपको ट्रिक समझा दी है। याद रखना, मास नंबर इलेक्ट्रॉन आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑक्सीजन न्यूट्रल एटम, ऑक्सीजन नेगेटिव आयन, ऑक्सीजन पॉजिटिव आयन, सबका मास नंबर बराबर होगा। अब आप समझ गए होंगे कि ईटा एक्सपर्ट और नॉर्मल टीचर में क्या फर्क होता है। इंशाल्लाह यू विल लर्न अ लॉट ऑफ टेक्निक्स, स्टूडेंट
बात करता हूं एटॉमिक मास। याद रखिएगा, मास नंबर और एटॉमिक मास में फर्क है। मास नंबर और एटॉमिक मास में फर्क है। एटॉमिक मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एटॉमिक मास को बहुत सारे तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। एटॉमिक मास की एक डेफिनेशन होती है। क्या डेफिनेशन होती है? कि टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। एक डेफिनेशन ये होती है। अब इसकी बेस्ट डेफिनेशन क्या है? कि किसी एलिमेंट के एक एटम का वो मास, किसी एलिमेंट के एक एटम का वो मास जो कार्बन 12 के एक एटम के मास से कंपेयर करके लिया जाए, उसे उस एलिमेंट का एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। मतलब क्या बना? mass of one atom of an element which is compared with the mass of one atom of carbon 12 is called atomic mass or relative atomic mass। उसे atomic mass या relative atomic mass का नाम दिया जाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास एब्सोल्यूट मास इंडिपेंडेंटली मालूम नहीं किया जा सकता। एटम का मास मालूम करने के लिए उसको किसी दूसरे एटम के मास से कंपेयर करना होता है। इसके लिए कार्बन 12 को स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया गया है। यहां पे सवाल पैदा होता है, क्या कार्बन 12 ही स्टैंडर्ड लिया गया है या इससे पहले कोई और एटम भी एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए स्टैंडर्ड लिए गए हैं? तो स्टूडेंट, आपका अक्सर एमसीक्यूज भी होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट नेवर यूज एज अ रेफरेंस टू डिटरमिन रिलेटिव एटॉमिक मास। ऑप्शन 1 होता है हमारे पास ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हमारे पास होता है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी हमारे पास होता है हीलियम, ऑप्शन डी होता है नन ऑफ दीज। कहते या ऑल ऑफ दीज कि कौन सा एलिमेंट कभी भी रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए स्टैंडर्ड यूज नहीं हुआ। अगर स्टूडेंट आपको कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप आला पे लगाए कहेंगे। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, सबसे पहले एलिमेंट के एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए जिस एलिमेंट का एटम स्टैंडर्ड लिया गया है वो हाइड्रोजन था। उसके बाद ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया गया। फिर 1961 में कार्बन को स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया गया। अब सवाल यहां पे यह पैदा होता है कि हाइड्रोजन को क्यों रिजेक्ट किया गया? सवाल यहां पे यह पैदा होता है कि ऑक्सीजन को क्यों रिजेक्ट किया गया? कार्बन को क्यों प्रेफर किया गया ओवर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन? तो स्टूडेंट, पहले मैं आपको यह समझाता हूं कि क्यों कार्बन को स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया गया। याद रखना, कार्बन के एक एटम का मास बगैर नाप तोल के 12 AMU लिया गया, इसीलिए कार्बन 12 को प्राइमरी स्टैंडर्ड कहते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड वो होता है जिसको बगैर किसी मेजरमेंट के मान लिया जाए, जिसको किसी के साथ कंपेयर ना किया जाए, वो प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है। तो कार्बन के एक एटम का मास 12 AMU माना गया है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है प्राइमरी स्टैंडर्ड का। कितना माना गया? 12 AMU। बाकी तमाम एलिमेंट के एटम का मास इसके साथ कंपेयर करते हैं, इसीलिए टर्म रिलेटिव एटॉमिक मास यूज होती है। तो स्टूडेंट, कार्बन 12 क्यों स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया गया है? याद रखना, अगर आपका ऑब्जेक्टिव हो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड एज अ रेफरेंस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, ऑप्शन 1 हो कार्बन, ऑप्शन 2 हो हाइड्रोजन, ऑप्शन 3 हो ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हो ऑल ऑफ दीज, तो आपने ऑल ऑफ दीज पे जाना है। अगर आपको यह पूछा गया हो कि nowadays which of the following element is used as a standard for the determination of relative atomic mass of element, फिर आपको कार्बन पे जाना है। तो स्टूडेंट, कार्बन ही को क्यों सिलेक्ट किया गया है? कार्बन को सिलेक्ट करने की 2 रीजन हैं, ये भी समझिएगा। जब भी आप मेरी ईटा के लिए वीडियो देखें, कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठें, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें, और जो एमसीक्यूज कि स्टेटमेंट में बोर्ड पे नहीं लिखता चूंकि इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, फिर इस पे बहुत वीडियो लेंथी हो जाती है और अपलोडिंग में इश्यू होता है। स्टूडेंट, बाद दफ़ा हम आपको कहते हैं कि 2 बजे वीडियो अपलोड करेंगे और 10 बजे करेंगे, हमारा पैटर्न यही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाद दफ़ा नेट के इशू होते हैं, बाद दफ़ा अपलोडिंग में टाइम ज़्यादा लग जाता है,
तो उसके लिए मैं आपसे एडवांस में सॉरी करता हूं। बाकी पैटर्न हमारा यही रहेगा कि 2 और रात 10 बजे इस पे हम वीडियो अपलोड किया करेंगे। स्टूडेंट बात में कर रहा था कि व्हाई कार्बन इज सिलेक्टेड एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ अदर एलिमेंट। इसकी 2 रीजन है। पहली रीजन कि कार्बन 12 इज हाईली स्टेबल आइसोटोप। कार्बन 12 बहुत ही ज्यादा स्टेबल आइसोटोप है। दूसरी रीजन कि कार्बन 12 इज प्रेजेंट इन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। नो अदर एलिमेंट इज प्रेजेंट इन सच ए ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड एज कार्बन। इन 2 रीजन की वजह से हमारे पास कार्बन 12 को स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया गया। अब अगला मेरा सवाल है कि कार्बन 12 क्यों हाईली स्टेबल है। याद रखना स्टूडेंट, किसी भी आइसोटोप की स्टेबिलिटी को डिटरमिन करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल, वो आइसोटोप ज्यादा स्टेबल होगा जिसके प्रोटॉन B1 न्यूट्रॉन B1। वो आइसोटोप ज्यादा स्टेबल होगा जिसके प्रोटॉन B1 न्यूट्रॉन B1। फिर वो आइसोटोप ज्यादा स्टेबल होगा जिसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर। फिर वो आइसोटोप ज्यादा स्टेबल होगा जिसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद कम। क्या मतलब? स्टूडेंट मेरे पास है ऑक्सीजन 816, मेरे पास है कार्बन 614, मेरे पास है कार्बन 612, मेरे पास है हीलियम 24। इनमें से कौन सा आइसोटोप ज्यादा स्टेबल है? मैं कैसे फाइंड करूंगा? इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड करूंगा। ऑक्सीजन की जब मैं बात करूंगा तो ऑक्सीजन के 8 न्यूट्रॉन 8 प्रोटॉन, कार्बन के 8 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन, इस कार्बन के 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन, इस हीलियम के 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अब मैं स्टेबिलिटी का फैसला करूंगा। सबसे पहले पहला रूल है जिनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इवन हो, सबके इवन है, इस रूल के मुताबिक डिसाइड नहीं कर सकते। दूसरा रूल यह है कि जिनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर हों, इसमें से एक हमारे पास निकल जाएगा। अब हमारे पास क्या हो गया है, 3 स्पीशी रह गई हैं, तीनों के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर हैं। अब ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, कार्बन में 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन, हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो अब स्टूडेंट फिर वो स्टेबल होता है जिनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर हों, उसमें हमारे पास तीनों के बराबर हैं। अगला रूल ये होता है कि जिसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर भी हों और सबसे छोटे हों। इस हिसाब से हमारे पास सबसे स्टेबल आइसोटोप हीलियम का बनता है। फिर यहां पे सवाल यह पैदा होता है कि हीलियम को क्यों सिलेक्ट नहीं किया गया फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मैसेज। तो स्टूडेंट मैंने 2 रीजन बताई हैं कि कार्बन 12 इज हाईली स्टेबल आइसोटोप, अगरचे उससे हीलियम ज्यादा स्टेबल है। दूसरी रीजन पे हीलियम पूरा नहीं उतरता कि कार्बन 12 इज प्रेजेंट इन सच ए ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड, मोर देन 70 लैक्स तो सिर्फ ऑर्गेनिक है, हीलियम तो रेयर है, इसलिए हीलियम को यूज नहीं किया गया, कार्बन 12 को एज ए स्टैंडर्ड यूज किया गया है। अब मैं वापस आता हूं, हाइड्रोजन को क्यों रिजेक्ट किया गया? स्टूडेंट हाइड्रोजन को रिजेक्ट करने की रीजन ये थी कि हाइड्रोजन का मैस सबसे कम था, बहुत ही कम मैस के साथ उसका मैस 1 माना गया था, बहुत ही कम मैस के साथ कंपेयर करना मुश्किल था। इससे क्या हो रहा था, इससे अगर थोड़ा सा भी एरर आता तो परसेंट एरर बहुत बढ़ जाता था, इसलिए हाइड्रोजन को इस बेस पर रिजेक्ट किया गया। ऑक्सीजन को फिर सिलेक्ट किया गया और ऑक्सीजन को रिजेक्ट इस बेस पे किया गया कि ऑक्सीजन 16 और 18 दोनों एप्रिशिएबल अमाउंट में होते हैं। अगर आप 16 समझ के कंपेयर करें, हो सकता है वो 18 हो, इसलिए इसके जो आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस थी 16 और 18 की, वो एप्रिशिएबल अमाउंट में थी, इसलिए इस बेस को इसको भी रिजेक्ट किया गया। आपको पता है कि कार्बन 12 बहुत ही ज्यादा स्टेबल है और इसकी अबंडेंस बहुत ही ज्यादा है, यानी आपके पास 13 और 14 आइसोटोप होने के बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं। तो इसलिए कार्बन 12 को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से प्रेफर किया गया और अभी तक यही यूज हो रहा है। अब स्टूडेंट मैं बात करता हूं, एक छोटी सी टर्म है जिसको हम कहते हैं AMU। व्हाट इज मीन बाय AMU? AMU, student, term AMU is atomic mass unit. It is used to express mass of very small species. बहुत ही स्मॉल स्पीशीज के मैस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है AMU। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं?
कार्बन 12 के एक एटम के 12वें हिस्से का जो मैस होता है उसको mu कहते हैं। कि मैस ऑफ 12th पार्ट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड mu, उसको हम mu कहते हैं। याद रखिएगा एक कार्बन एटम का मैस 12 mu है। इसी तरह याद रखिएगा mu को रिप्रेजेंट करते हैं माइक्रोन, एक टर्म है माइक्रोन, याद रखना 1 mu इक्वल टू 1 माइक्रोन। इसी तरह mu बराबर है 1 डाल्टन के, 1 mu इक्वल टू 1 डाल्टन। स्टूडेंट आप पे ऑब्जेक्टिव हो सकता है, कैसा ऑब्जेक्टिव हो सकता है? आप पे ऑब्जेक्टिव हो सकता है मैस ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इज, मैस ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इज, पहला ऑप्शन आपका सा होगा 12 mu, दूसरा ऑप्शन होगा 12 माइक्रोन, तीसरा ऑप्शन होगा 12 डाल्टन, अगला ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं है आप 12 mu पे लगा के आ जाएंगे। पेपर बड़ा अच्छा हुआ जी, पता चला कि डिस्क्वालिफिकेशन। तो इसीलिए कहा जाता है लर्न केमिस्ट्री फॉर ईटा विद एक्सपीरियंस टीचर। तो स्टूडेंट अब मैं आता हूं mu का रिलेशनशिप क्या है। याद रखना 1 mu इज इक्वल टू 1.66 into 10 raised the power -24 ग्राम। एक mu बराबर होता है 1.66 into 10 raised the power -24 ग्राम। लेकिन याद रखना बाद दफा आपको ईटा के अंदर एमसीक्यूज दिया जाता है, एमसीक्यूज आपको टेक्निक से दे दिया जाता है। कहा जाता है मैस ऑफ 1 mu इज इक्वल टू, मैस ऑफ 1 mu इज इक्वल टू, स्टूडेंट मैंने कहा कि मैं स्टेटमेंट नहीं लिखा, क्या करूंगा स्टेटमेंट आपने मेरी केयरफुली सुननी है, ऑप्शन में लिखूंगा क्योंकि ये हमारा टाइम बचाएगा। कि मैस ऑफ या 1 mu इज इक्वल टू, पहला मेरे पास ऑप्शन होता है 1.66 into 10 raised the power -27 ग्राम। स्टूडेंट दूसरा मेरे पास ऑप्शन होता है 1.66 into 10 raised the power -24 किलोग्राम। स्टूडेंट तीसरा मेरे पास ऑप्शन होता है 16.6 into 10 raised to the power 16.6 into 10 raised to the power -22 मिलीग्राम। और अगला मेरा ऑप्शन होता है नन ऑफ दीस। अब जरा पॉइंट को समझना, ये स्टूडेंट क्या था, ये ग्राम में मैस था, ये ग्राम में आपको यहां पे नहीं दिया गया। अब देखिए स्टूडेंट अगर मैं इस ग्राम से मैस को केजी में कन्वर्ट करता हूं तो क्या बनेगा 1.66 into 10 raised the power -27 किलोग्राम। चूंकि एक ग्राम बराबर होता है 10 raised the power -3 kg के, ये लगा दूंगा। अब स्टूडेंट अब अगर 27 kg होता तो ये ऑप्शन बन सकता था, इसका मतलब kg में इतना मैस है और ग्राम में इतना मैस है, ये दोनों ऑप्शन आउट हो गए। अब स्टूडेंट जरा गौर करना, अगर मेरे पास मिलीग्राम होता तो एक ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है, तो ये मैस बन जाना था 1.66 into 10 raised the power -21 मिलीग्राम। ये मैस ये बन जाना था और ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास नहीं है। नॉर्मल स्टूडेंट नन ऑफ दीस पे जाएगा। लेकिन ख्याल करना, क्या ख्याल करना, जब मैं डेसिमल को शिफ्ट करता हूं लेफ्ट टू राइट, जब मैं डेसिमल को शिफ्ट करता हूं लेफ्ट टू राइट तो पावर एक माइनस हो जाया करती है, पावर एक माइनस हो जाया करती है। यानी अगर मैं इस डेसिमल को यहां पे लगाऊंगा ये -22 हो जाएगा। अगर मैं इस डेसिमल को यहां पे ले आऊंगा 166 into 10 raised to the power -23 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये वाला ऑप्शन करेक्ट बनता है। तो इस तरह की टेक्निक के साथ होशियार रहना है आपने। क्या आपने सिर्फ लकीर के फकीर की तरह सिर्फ आपने एक ऑप्शन याद नहीं कर लेना कि 1 mu इक्वल टू 1.66 into 10 raised to the power -24 ग्राम। इसको कन्वर्ट करना कि किलोग्राम में कितना बनता है, इसको कन्वर्ट करना मिलीग्राम में कितना बनता है, इसको कन्वर्ट करना माइक्रोग्राम में क्या बनता है, फिर होशियार रहना कि डेसिमल शिफ्टिंग से क्या तरतीब बनती है, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको हैंड्स दे दिए, मैंने आपको आइडिया दे दिया कि ईटा बहुत ही आसान बात होती है। आपकी बुक से बाहर कोई एक लफ्ज नहीं आया करता, लेकिन इस तरह की ट्रिक्स के साथ आपको इक्विप्ड होना पड़ेगा, इस तरह की टेक्निक आपको सीखनी पड़ेगी। वो आप एक्सपर्ट और ट्रेन टीचर से सीख सकते हैं। अदरवाइज आपको किसी टीचर की ईटा के लिए ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप अच्छे स्टूडेंट होते हो जो ईटा की अटेम्प्ट करते हो, आपने अच्छे टीचरों से पढ़ा होता है। याद रखिएगा जिस तरह क्रिकेट मैच के अंदर एक टेस्ट मैच होता है, एक वनडे इंटरनेशनल होता है, एक T20 होता है और एक
T10 होता है। तो हर फॉर्मेट के लिए अपनी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कुछ लैब ऐसे होते हैं, कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो तमाम फॉर्मेट में चल जाते हैं। यही हाल इधर भी होता है कि नॉर्मल टीचिंग और चीज़ है, ईटा टीचिंग और चीज़ है। तो इसलिए आपको मैंने जिस तरह गाइडलाइन में भी कहा है, आपने कॉन्सेप्ट इंप्रूव करने के लिए आपने किस तरह टीचर अपना सिलेक्ट करना है, उसकी मैंने कुछ गाइडलाइन दी, उस पर मेरी वीडियो भी डिटेल में आएगी। तो इंशाल्लाह आप आगे की तरफ निकलेंगे। अब स्टूडेंट मैं इससे आगे मूव करता हूं, इससे मैं आगे मूव करता हूं। मेरे पास कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं। वो टर्म्स क्या हैं? उसमें एक टर्म मेरे पास है आइसोटोप, एक टर्म है मेरे पास आइसोटोप्स। स्टूडेंट आइसोटोप्स क्या होता है? याद रखिएगा, आइसोटोप का कॉन्सेप्ट सबसे पहले पेश किया था साइंटिस्ट का नाम है सुडी, SODDY। स्टूडेंट पिछली मेरे जो सेशन में मैंने एटॉमिक एटम के साइज की बात की थी, याद रखना वर्ड एटम डाल्टन ने यूज किया था, और एटम का एवरेज साइज, चूंकि हर एलिमेंट के एटम का साइज थोड़ा डिफरेंट होगा, एवरेज साइज जो होता है उसका रेडियस होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो स्टूडेंट आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। एक ही एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। अब आप सोच रहे होंगे सर ये हमें 9th की चीजें क्यों पढ़ा रहे हैं? डियर स्टूडेंट, ईटा के अंदर ये आती हैं, कैसे आती हैं उसकी टेक्निक आपको मैं समझाऊंगा। हम लिखेंगे आइसोटोप की क्या चीजें सेम होती हैं, क्या चीजें डिफरेंट होती हैं। ईटा के अंदर एमसीक्यूज आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम फॉर आइसोटोप, नीचे ऑप्शन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फॉर आइसोटोप्स, नीचे ऑप्शन होते हैं। अगर आपने इसे बेटर पढ़ा होता है तो आप फौरन कर लेते हैं, अदरवाइज ये आइसोटोप मैं आपको बता दूं, अभी अभी हमने असिस्टेंट प्रोफेसर का टेस्ट दिया था, वहां पे ये आइसोटोप से एक एमसीक्यूज था, और अगर आपको सच्ची बात बताऊं मैं गलत करके आया, इतना आसान एमसीक्यूज में गलत करके आया। तो इसलिए आप हर आसान चीज को बहुत इजी मत लीजिएगा, प्रॉपर तैयारी कीजिएगा। अब स्टूडेंट आइसोटोप की क्या चीजें सेम होती हैं? एटॉमिक नंबर सेम होता है। जब एटॉमिक नंबर सेम होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम होंगे, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। फिर स्टूडेंट क्या चीज सेम होगी? केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है पीरियोडिक टेबल में पोजीशन के ऊपर, कि एलिमेंट का ग्रुप नंबर क्या है, पीरियड नंबर क्या है। आइसोटोप का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर सेम होते हैं, ग्रुप नंबर भी सेम, पीरियड नंबर भी सेम। आइसोटोप का ग्रुप नंबर सेम, पीरियड नंबर सेम, वैलेंसी सेम। याद रखना वैलेंसी भी क्या होती है? सेम होती है। वैलेंसी भी सेम होती है। यह नहीं होता कि एक आइसोटोप की वैलेंसी कुछ और होगी और दूसरी कुछ और होगी। हां, फर्क होता है। किसका फर्क होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज का फर्क होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का फर्क होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फर्क होता है, मैस नंबर का फर्क होता है, आइसोटोप के एटॉमिक मैसेज में फर्क होता है, एटॉमिक मैसेज में फर्क होता है। फिर और रिप्रेजेंटेशन में फर्क होता है, रिप्रेजेंटेशन में फर्क होता है। आइसोटोप के रिप्रेजेंटेशन में फर्क होता है। एक और बात याद रखना स्टूडेंट, अपने लिए ये बात क्लियर करना, याद रखना रिएक्शन की रफ्तार डिफरेंट होती है। आइसोटोप की रिएक्शन की रफ्तार डिफरेंट होती है। रेट ऑफ लाइटर आइसोटोप हमेशा ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू रेट ऑफ हैवियर आइसोटोप, यानी रेट ऑफ रिएक्शन आइसोटोप की डिफरेंट होती है। रेट ऑफ रिएक्शन आइसोटोप की डिफरेंट होती है। याद रखना आइसोटोप को फाइंड करने के लिए मोस्टली 3 आइसोटोप्स को डिटेक्ट करने के लिए मोस्टली 3 मेथड यूज होते हैं। एक मेथड होता है जिसको कहते हैं थॉमसन पैराबोला मेथड, एक मेथड होता है जिसको कहते हैं ऑस्टन मास स्पेक्ट्रोग्राफ मेथड, और एक मेथड होता है जिसको कहते हैं डेम्स्टर
मेथड या डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोग्राफ मेथड। तो स्टूडेंट आपका ये भी एमसीक्यूज होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू डिटेक्ट आइसोटोप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट आइसोटोप्स। तो मोस्टली 3 होते हैं, एक को कहते हैं थॉमसन पैराबोला मेथड, एक को कहते हैं ऑस्टन मास स्पेक्ट्रोग्राफ मेथड, और एक को कहते हैं डेम्स्टर DMPSTR डेम्स्टर मेथड। तो आप अपने लिए यहां से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट आइसोटोप। एक और बात स्टूडेंट याद रखना कि आइसोटोप को सेपरेट कर सकते हैं फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से, थर्मल डाइफ्यूजन मेथड से और गैस डाइफ्यूजन मेथड से। सेपरेट इस तरह भी कर सकते हैं, डिटेक्शन के लिए 3 मेथड और सेपरेशन के लिए 3 मेथड। यानी आइसोटोप को आप सेपरेट कर सकते हैं फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, थर्मल डाइफ्यूजन मेथड से और गैस डाइफ्यूजन मेथड से। आप इसे क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट आइसोटोप। और एक और पॉइंट भी स्टूडेंट आपने माइंड में रखना है, आइसोटोप का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन सेम होती है। आइसोटोप का मतलब ही आइसोटोप सेम प्लेस। अब दूसरी इस तरह की टर्म में बात करता हूं, आइसोबार। स्टूडेंट आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार डिफरेंट एलिमेंट के एटम होते हैं, के एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। क्या चीज सेम होती है? मैस नंबर सेम होता है। मैस नंबर सेम होता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मैस नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार। उनको हम आइसोबार कहते हैं। अब आइसोबार की क्या चीजें सेम होगी, क्या चीजें डिफरेंट होगी, इस पे आपके पास एमसीक्यूज आता है। आइसोबार्स की क्या चीजें सेम होगी, क्या चीजें डिफरेंट होगी। पहले तो डेफिनेशन से क्लियर है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद डिफरेंट होगी, न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होगी। याद रखना, ये एमसीक्यूज आता है। स्टूडेंट अक्सर इसमें कंफ्यूज होता है, मैस नंबर और चीज है, न्यूट्रॉन और चीज है। मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। याद रखना, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टी तो इसलिए डिफरेंट होती है कि पीरियोडिक टेबल में पोजीशन डिफरेंट होती है। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल डिफरेंट होती है। ग्रुप नंबर डिफरेंट होता है, पीरियड नंबर डिफरेंट होता है आइसोबार का। याद रखना, फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों डिफरेंट होती हैं? क्योंकि नेचर ऑफ न्यूक्लियन डिफरेंट होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर एक जितने होते हैं, दोनों की तादाद सेम नहीं होती। क्या मतलब, इसमें को मैं आपके लिए डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं जी। लेट्स सपोज स्टूडेंट, अब सेम क्या चीज रही? सिर्फ मैस नंबर। सेम क्या चीज रही? सिर्फ मैस नंबर। अब मैं आपके लिए इसको कैसे एक्सप्लेन करता हूं। मेरे पास एक एग्जांपल है, कार्बन 614, नाइट्रोजन 714। दीज आर आइसोबार ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के आइसोबार हैं। अब स्टूडेंट देखें, इसमें कितने प्रोटॉन है जी? 6। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कितना एटॉमिक नंबर है? 6। न्यूट्रॉन 8। जबकि यहां पे 7 एटॉमिक नंबर, 7 प्रोटॉन, 7 इलेक्ट्रॉन और 7 न्यूट्रॉन। यानी आइसोबार में चीजें डिफरेंट होंगी। सेम सिर्फ मैस नंबर होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम नहीं होगी। याद रखिएगा स्टूडेंट, बाज दफा यहां से एमसीक्यूज आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम फॉर आइसोबार? ऑप्शन 1 मैस नंबर, ऑप्शन 2 फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑप्शन 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। अब स्टूडेंट क्या करता है? स्टूडेंट के माइंड में होता है मैस नंबर जब बराबर हुआ तो फिजिकल प्रॉपर्टी मैस नंबर पे डिपेंड करती है, तो वो कहेगा फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। जब वो कहता है मैस नंबर सेम होगा तो न्यूट्रॉन भी सेम होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। याद रखना, सिर्फ मैस नंबर सेम होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होंगी और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होंगे। एक और पॉइंट याद रखना, आइसोबारिक पेयर में से एक इंडिविजुअल आइसोटोप जो होता है वो अनस्टेबल होता है। याद रखिएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। अब कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 एक दूसरे के आइसोबार हैं। अब देख लीजिएगा, कार्बन 14 अनस्टेबल है, इनमें से एक पेयर में से एक आइसोटोप हमेशा क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो ये था स्टूडेंट मेरे पास आइसोबार। अब इसी तरह की एक और छोटी सी टर्म है जिसको मैं नाम देता हूं आइसो इलेक्ट्रिक स्पीशी या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी स्टूडेंट ऐसी स्पीशीज
जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी कहते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी एटम आयंस हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, एटम मॉलिक्यूल हो सकते हैं। क्या मतलब? स्टूडेंट मेरे पास नियान है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। मेरे पास सोडियम आयन है, इसमें भी क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन है। चूंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, 10 रह चुके हैं। मेरे पास फ्लोराइड आयन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। ये एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी होंगी। यहां से कई बार ईटा के अंदर एमसीक्यू स्टूडेंट आ चुका है। कैसा एमसीक्यूज आता है? आपका एमसीक्यूज आता है विच ऑफ द फॉलोइंग, आपका एमसीक्यूज आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रिक विद आर्गन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रिक विद आर्गन। कौन सा आर्गन के साथ आइसो इलेक्ट्रिक है? पहला ऑप्शन आपको दिया जाता है क्लोराइड आयन, दूसरा ऑप्शन आपको दिया जाता है पोटेशियम आयन, तीसरा ऑप्शन आपको दिया जाता है कैल्शियम आयन, चौथा ऑप्शन आपको दिया जाता है ऑल ऑफ दीज। कहते हैं आर्गन के साथ कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी किसके इलेक्ट्रॉन बराबर हैं आर्गन के साथ। स्टूडेंट क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। आपका पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं। इन सब में 18 इलेक्ट्रॉन है। आर्गन का एटॉमिक नंबर भी 18 ही है, उसमें 18 ही इलेक्ट्रॉन है। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है सारे। ऑप्शन बनेगा ऑल ऑफ दीज। ये बाज दफा आपको ये एमसीक्यूज इस तरह भी आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद ईच अदर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कौन से पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? पहला ऑप्शन है वाटर और H2S। स्टूडेंट दूसरा ऑप्शन है क्लोराइड आयन और फ्लोराइड आयन। तीसरा स्टूडेंट हमारे पास ऑप्शन होता है हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फाइड आयन। हमारे पास आखिरी ऑप्शन होता है ऑल ऑफ दीज। अब स्टूडेंट यहां से कंफ्यूज हो सकता है, वो इसको देख रहा है कि इन दोनों में एक तरह की चीजें हैं H2O और H2S, इन दोनों पे हैलोजन नेगेटिव है, तो ये इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, एक पॉइंट मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, जब एक जैसा फार्मूला हो और एक जैसे चार्ज हो वो कभी आइसोइलेक्ट्रिक नहीं हो सकते। H2O और H2S दोनों का फार्मूला एक मिलता जुलता है, लेकिन एक में ऑक्सीजन एक में सल्फर है, तो ये कभी भी आइसोइलेक्ट्रिक नहीं हो सकते। हैलोजन एक ही ग्रुप के कैटायंस या एक ही ग्रुप के एनायन कभी भी आइसोइलेक्ट्रिक आपस में नहीं हो सकते। याद रखना, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन या नहीं हो सकते जी। फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन एक ही ग्रुप के, ये आपके लिए टेक्निक मैंने बता दी, एक ही ग्रुप के कैटायन या एक ही ग्रुप के एनायन कभी भी आपस में आइसोइलेक्ट्रिक नहीं हो सकते। याद रखिएगा, हमारे पास H2S सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का 18 इलेक्ट्रॉन, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 -2, 2 इलेक्ट्रॉन गेन क्यों है, तो ये हमारा ऑप्शन बन गया। तो स्टूडेंट इस तरह का ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि कौन सा पेयर आइसोइलेक्ट्रिक है, कौन सा पेयर आइसोइलेक्ट्रिक नहीं है। कोई स्पीशी देकर ये इसका आइसोइलेक्ट्रिक कौन सा है, इसका कौन सा आइसोइलेक्ट्रिक नहीं है, इस तरह का एमसीक्यूज यहां से पूछा जा सकता है। और आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशी याद रखना, न्यूट्रल स्पीशी हो सकती है, कैटायन न्यूट्रल हो सकती है, कैटायन एनायन हो सकती है, एनायन हो सकती है, कैटायन हो सकती है। ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास फ्लोराइड आयन और ऑक्साइड आयन ये आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज हैं। ये क्या है? आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज हैं। स्टूडेंट एक और छोटी सी टर्म है, लास्ट टाइम किसी बच्चे ने सवाल भी पूछा था, बड़ा अच्छा सवाल था, आइसोएस्टर। एक और छोटी सी टर्म है आइसोएस्टर। अब आइसोएस्टर क्या है? याद रखना, ऐसी स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम हो और नंबर ऑफ एटम भी सेम हो, वो आइसोएस्टर कहलाती हैं। कैसी स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम और नंबर ऑफ एटम भी सेम, उनको आइसोएस्टर स्पीशी कहते हैं। हर आइसोएस्टर स्पीशी आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगी, लेकिन हर आइसोइलेक्ट्रॉनिक आइसोएस्टर नहीं होगी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मेरे पास है CN- में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 नाइट्रोजन के, 6 कार्बन के, 13, एक माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, 14। अब अगर मैं लिखता हूं N2, अब स्टूडेंट जरा देखिएगा, 2 नाइट्रोजन एटम, एक में 7 दूसरे में 7, इसमें 2 एटम 14 इलेक्ट्रॉन, 2 एटम 14 इलेक्ट्रॉन, ये एक दूसरे के क्या हुए? एक दूसरे के आइसोएस्टर हुए।
ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हैं और इनकी एटॉमिसिटी भी क्या है, सेम है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, मेरे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड और मेरे पास है NO पॉजिटिव। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन में, कितने हुए, 14 हुए। 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में, लेकिन ऊपर प्लस है। इन दोनों में एटम कितने हैं, 2 हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है। तो एक दूसरे के क्या हुए, आइसोएस्टर हुए। एक दूसरे के क्या हुए, आइसोएस्टर हुए स्टूडेंट। अब स्टूडेंट मैं इस पे बात करता हूं, आइसोएस्टर को थोड़ा सा आपके लिए एक्सप्लेन इस तरह करता हूं, एमसीक्यूज के पॉइंट्स एक्सप्लेन करता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोएस्टर विद ऑक्सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोएस्टर विद ऑक्सीजन। कौन सा ऑक्सीजन के साथ आइसोएस्टर है? मेरा पहला ऑप्शन बनेगा सल्फर। मेरा दूसरा ऑप्शन बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। मेरा तीसरा ऑप्शन बनेगा दैट इज नाइट्रोजन। मेरा चौथा ऑप्शन बनेगा नन ऑफ दीज। अब स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बराबर हो, नंबर ऑफ एटम भी बराबर हो। तो ये वाला ऑप्शन तो पहले से चला गया, कि इसमें एटम उससे डिफरेंट है। अब आपको पता है कि जब भी, याद रखिएगा एक और ट्रिक ये है, जब भी एटॉमिसिटी सेम हो मॉलिक्यूल की और वो डिफरेंट एलिमेंट के मॉलिक्यूल हो, तो वो कभी आइसोएस्टर नहीं हो सकते। इसका मतलब यह है कि ये O2 है, ये भी O2 है, एटॉमिसिटी ये O2 है, ये N2 है, एटॉमिसिटी सेम है, डिफरेंट एलिमेंट है, ये कभी आइसोएस्टर नहीं हो सकते। अब स्टूडेंट सल्फर मेरे पास है, इसमें एक एटम है, इसमें 2 एटम है, ये तो आइसोएस्टर हो ही नहीं सकता। तो क्या ऑप्शन बनेगा हमारे पास? ऑप्शन बनेगा नन ऑफ दिस का ऑप्शन बनेगा। हाँ, अगर ऐसा होता कि ऑक्सीजन आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसके साथ है, तो सल्फर के साथ ऑप्शन बनता। चूंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर में भी 16 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सल्फर में एटम एक था, इसलिए इसका आइसोएस्टर नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आइसोएस्टर। अब बात करता हूं आज की आखिरी छोटी सी टर्म के ऊपर, दैट इज व्हाट, आइसोडायाफर। अब स्टूडेंट आइसोडायाफर एक छोटी सी टर्म है, ये क्या होती है? सबसे पहले मैं आपको आइसोडायाफर पे जाने से पहले आइसोटॉपिक नंबर समझाता हूं। आइसोटॉपिक नंबर क्या होता है? स्टूडेंट याद रखना, किसी भी एटम के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस आइसोटॉपिक नंबर कहलाता है। यानी आइसोटॉपिक नंबर होता है n-z। न्यूट्रॉन से प्रोटॉन को माइनस करें, जो आंसर आएगा आइसोटॉपिक नंबर कहलाएगा। या a-2z इज द फार्मूला फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ आइसोटॉपिक नंबर। अपने पास नोट कीजिएगा, इस पे डायरेक्ट एमसीक्यूज हो सकता है। अब स्टूडेंट जरा गौर करना, वो स्पीशीज जिनके आइसोटॉपिक नंबर सेम हो वो आइसोडायाफर कहलाते हैं। वो स्पीशीज जिनके आइसोटॉपिक नंबर सेम हो वो आइसोडायाफर कहलाते हैं। क्या मतलब आइसोडायाफर? स्टूडेंट जरा गौर करना, मेरे पास होता है कार्बन 612, ऑक्सीजन 816। अब कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16 आइसोबार नहीं है। क्यों नहीं है? उनका मास नंबर डिफरेंट है। आइसोटॉप भी नहीं है। क्यों नहीं है? उनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं है, आइसो एस्टर भी नहीं है। अब फिर ये क्या है? यहां पे प्रोटॉन की तादाद 6, न्यूट्रॉन की तादाद भी 6। या आप ऐसे भी कर सकते हैं a-2z। देखें a 12 है, 2z 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 12 बनेगा, 12 - 12 = 0। कार्बन 12 का आइसोटॉपिक नंबर 0 आता है। ऑक्सीजन 16 का भी आइसोटॉपिक नंबर देखें, 16 - 2z, z 8 है, 2 × 8 16 = 0। इन दोनों का आइसोटॉपिक नंबर सेम आता है। तो ये कैसी स्पीशीज हैं? ये आइसोडायाफर हैं। तो स्टूडेंट यहां पे भी 2 तरह के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। आपको एक स्पीशी देकर पूछा जाता है ये इसका आइसोडायाफर कौन सा है, या आपको एक स्पीशी देकर पूछा जा सकता है कि इसका आइसोटॉपिक नंबर बता दो क्या है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, मैं आपके एमसीक्यूज बोलता हूं कि आइसोडायाफर ऑफ कार्बन 14 इज, कार्बन 14 का आइसोडायाफर कौन सा है? मैं पहला ऑप्शन आपको देता हूं ऑक्सीजन 16।
मैं स्टूडेंट दूसरा ऑप्शन आपको देता हूं ट्रीटियम, मैं दूसरा ऑप्शन आपको देता हूं ट्रीटियम यानी हाइड्रोजन 1 3। मैं तीसरा ऑप्शन आपको देता हूं कार्बन 12। मैं चौथा ऑप्शन आपको देता हूं ऑल ऑफ दिस। कहते कार्बन 14 का आइसोडायफर कौन सा है? कार्बन 14 का आइसोडायफर की जब मैं बात करूंगा तो स्टूडेंट कार्बन 14 का आइसोटॉपिक नंबर मुझे फाइंड करना पड़ेगा। मैस नंबर 14 माइनस 2 एटॉमिक नंबर 2 and 2 6 इक्वल टू 2। ऑक्सीजन 16 का आइसोटॉपिक नंबर 0 होता है। ट्रीटियम मैस नंबर 3 माइनस 2 and 2 एटॉमिक नंबर। ट्रीटियम में मेरे पास ट्रीटियम जो होता है, ट्रीटियम में एक प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो आइसोटॉपिक नंबर क्या हुआ? आइसोटॉपिक नंबर मेरे पास हुआ 2 and इसका 1 हुआ। कार्बन 12 का 0 होता है। तो स्टूडेंट मेरा ऑप्शन डी होना चाहिए क्या? नन ऑफ दिस। यानी आइसोडायफर से आपने इस तरह होशियार रहना है। अब स्टूडेंट मैं बात करता हूं, एक और छोटी सी टर्म है, उसको हम आइसोटोन्स कहते हैं। याद रखना आइसोडायफर ना तो आइसोटॉप होते हैं, ना आइसोबार होते हैं, ना आइसो इलेक्ट्रिक स्पीशी होते हैं, ना आइसो एस्टर होते हैं। तो मेरे पास टर्म है आइसोटोन। आइसोटोन ऐसी स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, ऐसी स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो उनको आइसोटोन्स कहते हैं। कि स्पीशी हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन। स्टूडेंट हमारे पास ईटा का एमसीक्यूज होता है कि ट्रीटियम एंड हेलियम आर, ट्रीटियम एंड हेलियम क्या चीज है? ऑप्शन 1 होता है आइसोबार, ऑप्शन 2 होता है आइसो इलेक्ट्रिक, ऑप्शन 3 होता है आइसो डायाफर, ऑप्शन डी होता है आइसोटोन। कहते हैं ट्रीटियम और हीलियम आपस में क्या है? तो स्टूडेंट निकालें मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 2 न्यूट्रॉन, इसमें भी 2 न्यूट्रॉन, दोनों के न्यूट्रॉन सेम है तो क्या होंगे? आइसोटोन्स होंगे। याद रखना क्या होंगे? आइसोटोन होंगे। आइसोटोन का सिर्फ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। याद रखना एटॉमिक नंबर और मैस नंबर डिफरेंट होते हैं। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। पीरियोडिक टेबल में पोजीशन भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो स्टूडेंट ये चंद बेसिक्स टर्म्स थी जिसको मैंने आज एक्सप्लेन किया, और याद रखिएगा इससे रिलेटेड एमसीक्यूज लाजमी आएंगे। बाद दफा हमारा बच्चा कहता है कि एमसीक्यूज आउट ऑफ कोर्स, वो आउट ऑफ कोर्स नहीं होता। याद रखिएगा आपकी जो प्रैक्टिकल नोटबुक हैं वहां से भी एमसीक्यूज आते हैं। तो मैं इंशाल्लाह मेरे साथ अगर आप रहेंगे प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, उसमें बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट होते हैं, टाइट्रेशन के, इक्विवेलेंस पॉइंट, एंड पॉइंट, कब कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना है, ये बहुत सारे ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता। यू आर लकी एनफ कि मैं एनालिटिकल केमिस्ट हूँ और ये हमारी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है। तो प्रैक्टिकल ज़्यादातर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर सारे एनालिटिकल केमिस्ट्री पे बेस करते हैं। तो वहाँ पे भी आपको मैं एमसीक्यू सिखाऊंगा। इक्विवेलेंट वेट के बारे में डिटेल समझाऊंगा कि इक्विवेलेंट वेट कब मोलर मैस के बराबर होगा, कब उससे कम होगा। और याद रखना मोलर मैस से इक्विवेलेंट वेट सर्टेन कंडीशन में ज़्यादा भी होता है, और ये बात मेरे ख्याल में बहुत ही कम लोगों को पता होती है। और ऐसा एक एमसीक्यूज मैंने ई-कैट में देखा हुआ है कि वहाँ पे इस तरह का एक एमसीक्यूज आया हुआ है। तो इंशाल्लाह हर एंगल से आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। आपने क्या करना है? आपने मेहनत करनी है, मेहनत करनी है और मेहनत करनी है। पॉजिटिव सोचना है कि ये मैं कर सकता हूँ। याद रखना पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे मानसेरा से स्टूडेंट ने पिछले साल मेरे 2 स्टूडेंट टॉप 10 में आ चुके हैं। लास्ट टाइम मेरे स्टूडेंट 182 183 स्कोर कर चुके हैं। तो ये हमारे मानसेरा के बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। सिर्फ अवेयरनेस की कमी की वजह से बाद दफ़ा ये रह जाते हैं, बाद दफ़ा ये मिस गाइड हो जाते हैं, बाद दफ़ा ये प्रॉपर मेंटोर तक नहीं पहुंच पाते। बाद दफ़ा हमारा मानसेरा का जो स्टूडेंट होता है ख़ास तौर पे इनको जिस तरफ लगा दिया जाए या जिस तरफ एक ट्रेंड बना हुआ है उस तरफ ये शुरू हो जाते हैं, तो इससे आपको नुकसान हो जाता है। अदरवाइज हमारे मानसेरा के बच्चों में, हमारे हज़ारा के बच्चों में, हमारे कैपी के बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, हमारे पाकिस्तान के बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।